ठीक है अजय। तो देख, पिछले क्वेश्चन से अपने को इस चीज का आइडिया तो हो गया है कि जो ब्राउजर है वो हमारे जेएस के कोड को किस तरीके से कंपाइल करता है, ठीक है। बट अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो जेएस इंजन के अंदर एग्जीक्यूट कैसे होता है। अब एग्जीक्यूट से मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जेएस इंजन हमारे कोड को बाइट कोड या फिर मशीन कोड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, वो नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जेएस इंजन हमारे कोड को लॉजिकली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए अपन जेएस इंजन के अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं। नाउ जो जेएस इंजन है वो दो चीज़ों को मैनेज करता है, पहला है मेमोरी एंड दूसरा है एग्जीक्यूशन स्टेप्स। नाउ जो मेमोरी है उसको हम बोलते हैं हीप, और वहीं पर जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स है उसको अपन बोलते हैं स्टैक। नाउ जो हीप है उसको तुम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल सकते हो, जिसका प्राइमरी जो काम होता है वो होता है डेटा को स्टोर करना और उस डेटा के एक्सेस को मैनेज करना, ठीक है। नाउ अब तुम बोलोगे कि जो हीप होता है वो आखिरकार डेटा को स्टोर कहाँ पे करता है। मेमोरी है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी ना। तो देखो, जब भी हम हमारे सिस्टम में जैसे कंप्यूटर के अंदर जब भी ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है वो ब्राउज़र को एक पर्टिकुलर स्पेस अलॉट करके देता है कि भाई देख ले ये स्पेस तेरा है, इसके अंदर तो अपना संभाल ले। फिर जो ब्राउज़र होता है वो उस पर्टिकुलर स्पेस में से थोड़ा सा स्पेस निकाल के हमारे जेएस इंजन को देता है कि भाई ये तेरा स्पेस है, इसके अंदर तो देख ले तेरे को क्या करना है। फिर जो हमारा जेएस इंजन है वो हीप को बोलता है कि भाई ये अपना स्पेस है, यहाँ पर तो मैनेज कर ले जो भी तेरे को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ पे हमारी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है, जो कि हीप का काम होता है। नाउ आते हैं स्टैक के ऊपर। अब स्टैक क्या करता है? स्टैक जो है वो हमारे एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को मैनेज करता है, यानी कि पहले कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, फिर उस चीज़ का आंसर आ गया तो फिर कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, या फिर आगे फिर कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। कन्फ्यूजिंग है ना, समझ में नहीं आया ना। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारी एक HTML की फाइल है जिसके अंदर अपन हमारी app.js फाइल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर app.js फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रीट नाम का। नाउ ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर मुझे चाहिए यूज़र का नेम, ठीक है। अब यूज़र के नेम को अपन यूज़र से ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक गेट नेम नाम का फंक्शन बना लेते हैं और अपन यूज़र के नेम को कंसोल करा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो और फिर यूज़र नेम। नाउ सेम गेट नेम नाम का भी एक मेथड बना लेते हैं, फंक्शन गेट नेम, और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से यूज़र का नेम पूछ लेते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, ठीक है। एंड नाउ फाइनली अब हम यहाँ पर ग्रीट नाम के मेथड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, और अगर अब मैं इस कोड को सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ये मेरे से योर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं अमित शर्मा एंड ओके। तो यहाँ पर आ गया हेलो अमित शर्मा। नाउ अब तुम पूछोगे कि ये जो हमारा जो कोड है इसका और जो स्टैक और हीप है उससे इसका क्या लेना है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना, मतलब दोनों ही अलग है। तो देखो यहाँ पर हल्का सा समझते पहले। जो हीप है ना वो क्या करता है, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है। तो जैसे कि ये फंक्शन है, ये एक डेटा है। अब तुम बोलोगे तो डेटा तो ये ग्रीट भी है, और ये दोनों फंक्शन तो है ही डेटा, बट ये ग्रीट भी तो डेटा है। तो नहीं, हीप इन दोनों को अपने अंदर स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा? क्योंकि ये जो गेट नेम है, गेट नेम नाम का मेथड है, और ये ग्रीट नाम का मेथड, इसको तो अपन लाखों बार कॉल कर सकते हैं, बट फंक्शन तो सेम रहेगा ना। फंक्शन के अंदर का कोड है वो तो सेम ही रहेगा। तो जो चीज़ सेम रहेगी उससे हीप अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेती है, क्योंकि वो एज ए लॉन्ग टर्म चीज़ के अंदर काम आएगा। वहीं पे ग्रीट है, उसको मैंने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद ख़त्म, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना। तो जो ये फंक्शन है ये हीप के अंदर स्टोर होगा, और जो ये ग्रीट है ये हमारे स्टैक के अंदर जाएगा। और स्टैक को अपन एक तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं, कि जैसे उसने ग्रीट नाम के मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया, अब वो बोलेगा और उसको उसका पर्टिकुलर आंसर भी मिल गया। जैसे कि अपन गेट नेम के अंदर कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, उसको वैल्यू मिल गई, अब उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई एग्जीक्यूट कर दिया वैल्यू मिल गई बस हो गया काम। यही स्टैक का काम है। बट अब तुम बोलोगे कि समझ भी नहीं आ रहा है ना, तो देखो इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। जो स्टैक होता है ना वो स्टार्ट होता है एक अनोनिमस फंक्शन से। अब अनोनिमस फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर तो अपन ने कोई भी अनोनिमस फंक्शन नहीं बनाया हमारे स्क्रिप्ट के अंदर,
तो जो अनोनिमस फंक्शन होता है वो कुछ और नहीं, वो हमारी ये पूरी स्क्रिप्ट फाइल होती है। जैसे हमारे केस के अंदर app.js, तो तुम बोलोगे तो अनोनिमस के बदले वहाँ पे app.js आना चाहिए क्योंकि हमारी फाइल का तो नाम है। तो एक्चुअली में वहाँ पे app.js इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो अनोनिमस फंक्शन है वो JS इंजन के अंदर बना हुआ है, और जो JS इंजन के अंदर जो अनोनिमस फंक्शन बनाया है वो अनोनिमस फंक्शन हम हमारी इस app.js फाइल के पूरे कंटेंट को उठा के उस फंक्शन के अंदर डाल देता है। देन उस फंक्शन को ये स्टैक को दे देता है कि भाई ये अपना अनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दी एंड जो अनोनिमस फंक्शन है वो इन दी एंड हमारी app.js फाइल है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट रन करना स्टार्ट करेगी तो वो आएगी ग्रीट मेथड के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ग्रीट मेथड पे आएगी तो जो हमारा स्टैक है उसके अंदर हमारा जो ब्राउज़र है वो इस ग्रीट मेथड को डाल देगा अनोनिमस फंक्शन के ऊपर। नाउ अब जैसे ही ये ग्रीट मेथड के अंदर आएगा तो यहाँ पे लाइन नंबर 7 पर वो देखेगा कि यहाँ पर गेट नेम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब वो क्या करेगा, ब्राउज़र इस गेट नेम को उठा के स्टैक के अंदर डाल देगा ग्रीट मेथड के ऊपर। अब ये आएगा गेट नेम के अंदर। गेट नेम के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब ये गेट नेम के ऊपर प्रॉम्प्ट फंक्शन को डाल देगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे आया तो अभी यहाँ पे लाइन नंबर 3 पर यही रिटर्न हो रहा है। तो जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है तो जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो प्रॉम्प्ट हमें एक पॉपअप देगा जिसके अंदर सपोज मैंने वैल्यू डाली अमित। तो अब इसको यहाँ पे वैल्यू मिल गई और प्रॉम्प्ट का काम रहा नहीं। जैसे अपन ओके या फिर कैंसिल पर क्लिक करेंगे अपने को वैल्यू मिल गई, तो अभी प्रॉम्प्ट का काम रहा नहीं। तो अब स्टैक से क्या होगा, उस प्रॉम्प्ट फंक्शन को हटा देंगे, उसको उड़ा दिया वहाँ से क्योंकि अपने को वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही ये वैल्यू को रिटर्न करेगा तो फिर लाइन नंबर 7 का जो गेट नेम है, यहाँ पर गेट नेम के बदले में अपने को वैल्यू मिल जाएगी जो कि है अमित। अब यहाँ पर वैल्यू मिल गई, गेट नेम नाम का कोई काम नहीं रहा, तो अब इस गेट नेम नाम के फंक्शन को ये स्टैक से उड़ा देगा। नाउ अब आएगा हमारा लाइन नंबर 8 पे। अब जैसे लाइन नंबर 8 पे आएगा वो कंसोल के अंदर हेलो और यूज़र नेम के बदले में हमारा नाम जैसे अमित है वो डाल देगा। देन ये लाइन नंबर 9 पे आएगा क्योंकि अब इसके आगे इस फंक्शन के अंदर कोई भी काम है ही नहीं, तो वो स्टैक के अंदर से ग्रीट मेथड को भी उड़ा देगा। फिर आएगा वो लाइन नंबर 11 पे। अब 11 के आगे हमारी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो जो अनोनिमस फंक्शन है जिसके अंदर कुछ और नहीं केवल हमारी स्क्रिप्ट ही है, अब हमारी स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, पूरी स्क्रिप्ट रन हो गई, तो वो उस अनोनिमस फंक्शन को भी स्टैक के अंदर से उड़ा देगा। नाउ इस सेम चीज़ को अपन लाइव करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं यहाँ पर हमारे कंसोल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर सोर्स टैब के अंदर जाके हमारी app.js फाइल के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर सेम हमारा कोड है, तो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे हमारे लाइन नंबर 3 पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। नाउ जैसे ही अब मैं इसको रन करूँगा तो फिर यहाँ पर ये आएगा, जैसे हमारे अब तुम देखो यहाँ पर स्टैक के अंदर देखोगे तो पहले अनोनिमस कॉल हो रहा है, फिर ग्रीट, देन गेट नेम। और नाउ अगर अब हम ये प्रॉम्प्ट को देखते हैं तो इसके लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट का पॉपअप आ गया। सपोज जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमित शर्मा, और जैसे मैंने ओके किया तो ठीक है, वो कॉल स्टैक के अंदर नहीं आया प्रॉम्प्ट क्योंकि वो इन दी एंड प्रॉम्प्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, इसलिए सपोज वो इसके अंदर नहीं आया, बट वो भी स्टैक के अंदर आता है। नाउ अब ये वैल्यू आई गेट नेम के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही गेट नेम को यहाँ पे रिटर्न के अंदर यहाँ पर वैल्यू आ गई है अमित, तो जैसे ही हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे भेजेंगे तो तुम देखोगे कि स्टैक के अंदर से गेट नेम मेथड उड़ गया क्योंकि हमको यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू मिल गई है अमित शर्मा। ठीक है, अब नाउ ये आया लाइन नंबर 8 पे। 8 पे इसको ये यूजर नेम की वैल्यू भी है और ये वैल्यू को कंसोल कर रहा है। हम इस पे आए, अब यहाँ पर ये कंसोल भी हो गया। अब ये यहाँ पे फंक्शन के एंड के अंदर आ गया, इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो जैसे ही हम इस लाइन से आगे जाएंगे तो कॉल स्टैक के अंदर से ये जो ग्रीट मेथड है ये भी उड़ जाएगा। नाउ अब ये भी उड़ गया। अब यहाँ पे बचा केवल अनोनिमस जो कि है लाइन नंबर 11। अब या तो मैं इसको यहाँ से आगे करूँगा, अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा तो फिर ये हमको जो JS इंजन की एग्जीक्यूशन फाइल होती है ये उधर लेके चला जाएगा, तो उसका कोड मतलब कुछ अलग ही होगा। जैसे सपोज अगर मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ तो ये हमको ये VM318 ऐसा कुछ लेके आ गया, जिसको VM का मतलब वर्चुअल मशीन होता है, जो कि इन दी एंड जो JS इंजन है उसका कोड होता है, उसको अपने का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैं इसको क्या बोलते हैं अपने डेवलपर टूल के इस क्या बोलते हैं ब्रेक पॉइंट को रिज्यूम करता हूँ,
तो तुम देखोगे अपना कॉल स्टैक खाली हो गया और अपनी एग्जीक्यूशन फाइल एंड हो चुकी है। यहाँ पे कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे हेलो अमित भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टैक किस तरीके से रन करता है और किस तरीके से स्टैक ये मैनेज करता है कि जो भी हमारा कॉल है, जैसे ग्रीट है तो ग्रीट के अंदर गेट नेम कॉल हो रहा है, तो इन दोनों का जो लिंक है वो जीएस इस तरीके से मैनेज कर रहा है। जैसे अनोनिमस के अंदर ग्रीट कॉल हो रहा है, ग्रीट के अंदर गेट नेम कॉल हो रहा है, देन गेट नेम के अंदर प्रॉम्प्ट कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से वो इनके रिलेशन को मैनेज करता है। नाउ जो ये कॉल स्टैक है ये दो चीज़ों को मैनेज करता है, एक तो फंक्शन कॉल हो गया और दूसरा है जो टेम्परेरीली वेरिएबल नेम के अंदर जो वैल्यू अपन स्टोर करते हैं। सपोज जैसे कि मैंने ग्रीट के नाम पे अगर मैं यहाँ पे अमित डाल देता हूँ एंड सेकंड कॉल के अंदर अगर मैं यहाँ पर अजय डाल देता हूँ, सपोज जैसे कि सेकंड कॉल के अंदर मैं यहाँ पे अजय डाल देता हूँ, तो जो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी कॉल स्टैक मैनेज करता है। ये हमारी हीप के अंदर स्टोर नहीं होती है, इनको भी कॉल स्टैक ही मैनेज करता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिन्हें कॉल स्टैक मैनेज करता है। नाउ तुमने एक चीज़ और सुनी होगी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो इन द एंड सिंगल थ्रेडेड है। तो सिंगल थ्रेडेड का मतलब अगर टेक्निकली ना जाए तो उसका मतलब यही है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो वन थिंग एट ए टाइम करती है, यानी कि एक बार में केवल एक चीज़ करती है। यानी कि जैसे कि जब तक कि हम यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे, यानी कि जब तक हम ओके या कैंसिल पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक जो बाकी जो फंक्शन है उनको होल्ड पर रहना पड़ेगा। यानी कि जब तक हमें इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक ना ही गेट नेम रन होगा ना ही ग्रीट रन होगा, यानी पूरी स्क्रिप्ट रुक जाएगी एक तरीके से। तो यही कॉन्सेप्ट होता है सिंगल थ्रेडेड का। नाउ इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो कि हमारे जेएस इंजन के अंदर नहीं आती है बट इन दी एंड हमारे ब्राउज़र के अंदर वर्क करती है, उसको बोलते हैं इवेंट लूप्स। ये जेएस इंजन का पार्ट नहीं है बट जो हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स हैं जैसे क्रोम वगैरह हो गया, इनके अंदर ये अलग से होती है इवेंट लूप। अब जो इवेंट लूप है वो हमारे एसिंक्रोनस कॉल्स को मैनेज करने के लिए काम में आता है। अब वो क्या होता है वो समझते हैं। ना देख, जो ये इवेंट लूप है ना ये हमें इवेंट लिसनर्स को मैनेज करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल देख, हमारी जो ये स्क्रिप्ट है इसके अंदर जो हमारा स्टैक है वो लाइन नंबर 10 के बाद एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा स्टैक का, कि भाई इसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर कुछ है ही नहीं रन करने के लिए, तो ये वहाँ पे बंद हो जाएगा। बट सपोज इसके बदले में अगर हमारी स्क्रिप्ट का कोड कुछ इस तरीके का होता है, फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके की होती है, दैन सपोज अगर मैं इसको रन करता हूँ, देख यहाँ पे जो ये ऐड इवेंट लिसनर्स वगैरह है ये अपन ने पिछली वीडियो के अंदर यूज़ में भी लिया है। पिछली वीडियो फॉर एग्जांपल जब अपन ने वो मॉन्स्टर का गेम बनाया था उस केस के अंदर अपन ने ये इवेंट लिसनर्स वगैरह यूज़ में लिए थे। बट हाँ, अभी इन चीज़ों के बारे में अपन ने डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि अपन ने डॉम वगैरह के बारे में डिटेल में नहीं समझा है, जो कि अपन आगे समझेंगे। बट अभी ध्यान में रख ले जैसे कि इवेंट लिसनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन ने कहीं पे क्लिक किया तो उस चीज़ को जो हैंडल करते हैं अपन वो इवेंट लिसनर सॉर्ट ऑफ चीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल देख, अगर ये हमारी स्क्रिप्ट है एंड इस चीज़ को अगर अपन रन करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लाइन नंबर 14 है, अगर मैं यहाँ पर कंसोल में लाइन नंबर 14 पर अगर मैं ये अपना ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा जो कोड एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे आ जाएगा। एंड देन अगर मैं इसको आगे करके देन अगर मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट पूरी रन हो चुकी है। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ जैसे कि अमित शर्मा लिख के और क्लिक कर रहा हूँ तो नाउ तो ये दिख रहा है यहाँ पे अमित शर्मा प्रिंट हो रहा है, बट हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो तो कब की एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमारा कॉल स्टैक कब का खाली हो चुका था। तो फिर ये स्क्रिप्ट अभी भी कैसे चलता है, मतलब अभी भी ये कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये एग्जीक्यूट हो रही है इवेंट लूप की हेल्प से। इवेंट लूप क्या करता है, सपोज जैसे कि हमारी स्क्रिप्ट फाइल रन हो चुकी है, अब इवेंट लूप चेक करता रहता है कि कभी कोई इवेंट ट्रिगर हुआ। जैसे अपन ने ये क्लिक का इवेंट ट्रिगर किया तो जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हुआ वो पर्टिकुलर कोड को उठाया, ब्राउज़र को बोलेगा कि सर जी ये एक कोड है जो एग्जीक्यूट हुआ है और इसे अपने को स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऐड करना है। अब ब्राउज़र उस कोड को उठा के जेएस इंजन को देगा और उसको बोलेगा जो अपनी स्क्रिप्ट फाइल का कॉल स्टैक चल रहा था वो तो चलने दो, वो अलग है, लेकिन जो पर्टिकुलर ये वाला कोड है ना इसके लिए एक नया कॉल स्टैक बनाओ और उसको रन करो। तो उस तरीके से जो ये पर्टिकुलर कोड होता है
उसे डायनेमिकली हमारे स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉल स्टैक अपना वर्क करता है। नाउ अब तुम बोलोगे मतलब अभी ये और भी सही से समझ में नहीं आया है ना, तो इस चीज़ को अपन आगे जाके और भी अच्छे से क्लियर करेंगे जब अपने को पता चलेगा कि जो एसिंक्रोनस कोड होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। उसे अपन आगे वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम ये ध्यान में रख सकते हो कि जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो जो ये इवेंट लूप होता है वो हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है कि कोई इवेंट ट्रिगर हुआ। जैसे इवेंट ट्रिगर हुआ वो उसको पता चल जाता है इवेंट ट्रिगर हुआ, और उस इवेंट की करस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन अपन ने अपने कोड के अंदर लिखा हुआ है वो उस फंक्शन के कोड को उठाएगा, ब्राउजर को बोलेगा सर जी अपना कोड एग्जीक्यूट हुआ है, अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इस पर्टिकुलर कोड को ऐड कर दो। तो ब्राउजर जो अपना जीएस इंजन है उसको बोलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर कोड के लिए एक नया कॉल स्टैक चलाते, और अपना जो स्क्रिप्ट का चल रहा है उसको अलग रहा। तो साइमल्टेनियसली दो कॉल स्टैक चलते हैं, 2-3 मल्टीपल कॉल स्टैक चलते हैं जब भी अपने क्लिक लिसनर्स पे लिसन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ वर्क करती है। अब जो इवेंट लूप है और जीएस इंजन ये दोनों अलग है। जीएस इंजन के अंदर इवेंट लूप नहीं होता, इवेंट लूप ब्राउजर का पार्ट है, जीएस इंजन अलग है। जीएस इंजन के अंदर केवल दो ही चीज़ें होती है जो अपनी हीप है और मेमोरी है। ठीक है, तो आई होप देख अभी तक तेरा ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा कोड है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, नाउ अब तूने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि प्रिमिटिव और रेफरेंस वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ को अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।